यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। 22 फरवरी को हमारा पहला एग्ज़ाम हिंदी का होगा। तो अभी हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी जिससे आप लोग 5 दिनों के अंदर पूरा हिंदी का सिलेबस कवर कर लेंगे। हिंदी का सिलेबस कवर करना ही बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे दिए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा आज का वीडियो जो इसी से संबंधित है। तो सबसे पहले 5 दिनों के स्टडी प्लान में हम अपने सिलेबस को मुख्य 5 खंडों में बांट लेंगे। पहले खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। दूसरे खंड में गद्य और पद्य के जो गद्यांश पद्यांश आधारित व्याख्या के प्रश्न होते हैं उनको रखेंगे। तीसरे खंड में हम संस्कृत के खंड रखेंगे जिसमें आपको संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, एक संस्कृत का श्लोक और 2 क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर करना होता है। चौथे खंड में हम जीवन परिचय और खंड काव्य रखेंगे और पांचवें में पत्र और निबंध रखेंगे। इन सभी खंडों को हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और 5 दिनों के अंदर आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे देना है हिंदी को और 5 दिनों के अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो खंड 1 पे बात करेंगे जो कि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न से संबंधित है। इसमें आते हैं गद्य और पद्य साहित्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। वो लगभग 8-10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन में आपके रस छंद अलंकार और रूप समास इन सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। इनके लिए आपको महत्व कुछ वीडियोस देखने होंगे जो 5-5 10-10 मिनट के होंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। गद्य और पद्य साहित्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न हल करना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। उसको करने के लिए आपको सबसे पहले प्रतिदिन मतलब 5 दिनों की इस टाइम टेबल में रोज़ आपको आधा घंटा कम से कम 50-50 क्वेश्चन को पढ़ना है। एक आधे घंटे उसी को बार बार पढ़िए। इससे पढ़ने से सिर्फ रटना नहीं है, बस पढ़ते रहिए जिससे आपके दिमाग में आंसर सेट होगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इससे संबंधित भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बस आधे घंटे प्रतिदिन करिए और बहुविकल्पी प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। खंड 2 में हम रखेंगे व्याख्या आधारित प्रश्न। इसके लिए हमको 5 दिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 1 दिन में तैयार हो जाएगा। सबसे पहले गद्य व पद्य को समझने के लिए अगर आपने पूरे चैप्टर्स पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आपको सभी चैप्टर्स को एक कॉपी में लिख लेना है और उसके सामने उसके लेखक का नाम लिख लेना है। गद्य हो या पद्य दोनों में आपको ये काम करना है। फिर संदर्भ लिखने का एक तरीका होता है, उसको स्पेसिफिक तरीके से लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया है तथा जिसके लेखक जो व्यक्ति हैं लेखक उनका नाम लिखना है। संदर्भ लिखने से आपके 1 नंबर पक्के हो जाते हैं और प्रसंग लिखना उतना ही आसान है। प्रसंग लिखने के लिए आपको जो दिया रहेगा आपको बताना है कि इस चैप्टर में ये घटना किससे संबंधित है, बस आपके दिमाग में जो आ रहा है वो प्रसंग हो जाएगा। और व्याख्या के लिए व्याख्या तो कुछ पूछना नहीं, मेरे हिसाब से शायद प्रश्न ही पूछते हैं, तो अंडरलाइन किए हुए शब्दों के प्रश्न के आंसर ही लिखिए। खंड 3 को हम संस्कृत खंड में लेंगे, इसमें ही गद्य और पद्य के अंश का अनुवाद करना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे संस्कृत तो आता ही नहीं, फिर उसका हल कैसे निकाला जाए, तो आप सिर्फ संस्कृत को एक हिंदी की तरह पढ़िए, नॉर्मल कोई बात नहीं है। आप एक बार जो गद्य और पद्य की व्याख्या के प्रश्नों में कर रहे थे वही आपको ये यहाँ भी करना है। चैप्टर्स का नाम ये आपको याद करना है, देखना है कि वो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिए। एक बार रफली रीडिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से संबंधित लग रहा है। चैप्टर्स का नाम आपके संदर्भ में हो ही जाएगा, उसके बाद अनुवाद के लिए आप बस पढ़िए और आपको हिंदी में जो समझ में आ रहा है वैसा ही लिखिए। कोई स्पेशल एकदम सही लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। पाठ का नाम तो आपको याद करना ही है। बात रही श्लोक का, तो श्लोक आप कोई सा भी एक आसान सा श्लोक चुन लीजिए। देखिए एक मत चुनिए क्योंकि आपके अगर प्रश्न पत्र में आ गया तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे। तो कम से कम 2 श्लोक आप 2 3 4 5 बार लिखेंगे तो संस्कृत के श्लोक आराम से याद हो जाएंगे। हाँ, मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। और प्रश्न उत्तर के लिए भी महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न उत्तर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके लिए भी आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगा इसी चैनल पे, तो उससे वो तैयार हो जाएगा। खंड 4 ये सब एक एक दिन के लिए करना है, रोज नहीं है। जीवन परिचय और खंड काव्य, देखिए जीवन परिचय तो बड़ा है मैं मानूंगी, लेकिन खंड काव्य आपके लिए आसान हो जाएगा। यूपी के बहुत अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो आपके पास जो भी खंड काव्य हो, चाहे कर्ण हो चाहे अग्रदूत हो,
उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नायक का चरित्र चित्रण याद करना है, पूरा पूरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, या तो आपके पास किताब हो या कोई क्वेश्चन बैंक हो, उसमें देखिए, उसमें नायक का ही चरित्र चित्र पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आपके पास ऑप्शन रहता है करने के लिए। फिर अगर जीवन परिचय की बात करें तो गद्य में 3 लोगों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। इनमें सबसे पहले मम्मी-पापा का नाम, जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, उसके बाद इनकी बस इनको कहानी की तरह पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में जो आता रहेगा वो कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि स्पेसिफिक ये किससे संबंधित थे। जैसे रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में बहुत फेमस थे, तो उसके बारे में लिखिए, और इनकी कुछ रचनाएँ, ज़्यादा तो नहीं लिखना है, लेकिन हाँ 3-3, 4-4 रचनाएँ लिख देंगे बहुत है उसके लिए। और पद्य के लिए भी आई सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इसमें से एक तो पक्का फँस जाएगा आपका। अब बात करेंगे खंड 5 का, पत्र और निबंध। देखिए ये थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, लेकिन इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएँगे। पत्र में आएगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आता है। आप चूज़ कर लीजिए कि आपको औपचारिक लिखना है कि अनौपचारिक लिखना है। वैसे मेरे हिसाब से अनौपचारिक ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें विशेष आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। बस आपको शुरुआत और लास्ट का ध्यान रखना है, बीच में तो आप अपनी ही बात रखेंगे। और निबंध में ये 4-5 टॉपिक हैं स्पेशल, इनको तैयार करिए, इनके बारे में 3-4 बार पढ़िए। हेडिंग वाइज़ लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, वहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, अच्छे पेन से लिखिए, तो आपको पक्का 70 में से 60-65 नंबर आसानी से मिल जाएँगे। ऐसे ही टिप्स को पाने के लिए, फ़ॉलो करिए हमें, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब